जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो पॉलिटी की हमारी सीरीज़ के अंदर आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, अच्छा खासा टॉपिक है जिसमें कई सारे कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं बच्चों कि हमारी पार्लियामेंट की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से देखने को मिलते ही हैं, स्पेशली इसके अंदर जो मोशंस वाला टॉपिक आता है ना, कई सारे एडजर्नमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन भी आपको एवरी नाउ एंड देन पार्लियामेंट की वर्किंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पार्लियामेंट की पूरी वर्किंग इनिशियली बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक के सारे कंसेप्ट आज आप लोगों के इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। सभी कंसेप्ट को आराम से स्लोली आपने इसको समझना है, ठीक है। पॉज करके आराम से अपने नोट्स बनाने हैं और अच्छा खासा चैप्टर है, अच्छी खासी वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसकी वैल्यू भी करनी है चैप्टर की बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इजी चीज से। बेसिकली ये आपने कई बार पढ़ रखा होगा, लीडर्स इन पार्लियामेंट, है ना। हमारे यहाँ पे लीडर्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो एक होता है हमारा क्या, लीडर ऑफ द हाउस। सबसे पहले किसकी बात होती है, जैसे हमारे दो हाउस है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों हाउस के अंदर बच्चों एक लीडर होता है, लीडर ऑफ द हाउस। तो देखिए, लोकसभा के अंदर अगर हम बात करते हैं, टिपिकली द प्राइम मिनिस्टर और ए नॉमिनेटेड मिनिस्टर क्या होता है, हमारा लीडर ऑफ द हाउस होता है लोकसभा का। हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को ही, अभी आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ही हमारे क्या होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस होते हैं बच्चों लोकसभा के अंदर, ठीक है। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, ए मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मे हैव ए डेप्यूटी लीडर। उसका एक डेप्यूटी लीडर हो सकता है, बट वो एक मिनिस्टर होगा जिसको नॉमिनेट करेगा कौन, प्राइम मिनिस्टर। याद रखेंगे जी, लोकसभा के अंदर तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, लीडर ऑफ द हाउस। बट राज्यसभा में एक मिनिस्टर बनेगा लीडर ऑफ द हाउस, लेकिन उसको नॉमिनेट करेगा कौन, प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट करेगा। उसका एक डिप्टी लीडर भी हो सकता है, ठीक है। ये यूएस से बेसिकली कंसेप्ट उठाया गया, वहां से कंपैरेटिवली वहां से कंसेप्ट को इसको लिया गया है। अब देखिए, लीडर ऑफ ओपोजिशन, ओपोजिशन का लीडर कौन होगा। सो देखिए, ये पहले नहीं हुआ करता था, 1969 में इसको स्टार्ट किया गया था और फिर इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था 1977 के अंदर, ठीक है। 1969 में इस चीज को स्टार्ट किया गया था कि भाई ओपोजिशन का भी एक लीडर होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करेगा ओपोजिशन को। पर देखिए बच्चों, ओपोजिशन पार्टी का दर्जा किसको दिया जाएगा, ओपोजिशन पार्टी का दर्जा जो पार्टी 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस की सिक्योर करेगी सीटों को बेसिकली। यानी कि लोकसभा के अंदर 55 सीट्स जीतेगी। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 543, उसका 10% कितना हो गया, 54.3। तो यानी कि 55 मेंबर्स मिनिमम जो पार्टी जीत कर आएगी उसी पार्टी को क्या दिया जाएगा, ओपोजिशन पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और फिर उसके जो लीडर होगा बेसिकली उसको क्या कहा जाएगा, लीडर ऑफ ओपोजिशन। इतनी बात क्लियर है, ये तो सिंपल है कि हाउस का लीडर कौन होगा, लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया गया एक मिनिस्टर होगा, वो राज्यसभा का लीडर होगा। ओपोजिशन का लीडर कौन होगा भाई, 1977 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, इसको बेसिकली एक स्टैट्यूटरी ऑफिस कह लीजिए आप इसको। और ये कौन होगा, एक ऐसी पार्टी जिसको जो बेसिकली 10% सीटें जीत कर आई होगी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का, उसको दर्जा दिया जाएगा किसका, ओपोजिशन पार्टी का। और उसके लीडर को क्या कहा जाएगा, लीडर ऑफ ओपोजिशन। क्लियर, नेक्स्ट चलें आगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विप। अब ये एक ऑफिस है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार बेसिकली, ठीक है, कि विप कौन होता है जी। सो देखिए, ये कहीं पर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के ऊपर एक पोस्ट बेसिकली आप कह लो, एक पर्सन को डेजिग्नेट किया गया है एज विप, ठीक है। काम क्या होता है, रोल। ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज ए चीफ विप, एक हर पॉलिटिकल पार्टी का एक चीफ विप होता है और कुछ और विप्स होते हैं बेसिकली टू एंश्योर अटेंडेंस एंड पार्टी अलाइनमेंट ड्यूरिंग वोट्स। बेसिक काम क्या होता है विप का, एक वर्ड में एक लाइन के अंदर समझेंगे। विप बेसिकली पार्टी का एक ऐसा बंदा है जो अपने ही एमपीज के ऊपर या अपने ही मेंबर्स की अटेंडेंस, उनकी अलाइनमेंट की वो हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ है, बिगड़ तो नहीं रहे हैं, ओपोजिशन में जाने की सलाह तो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा। जब हमारे बिल्स के ऊपर वोट डाली जा रही है तो वो हमारी तरफ ही वोट डाल रहे हैं ना बेसिकली। तो विप अपनी पार्टी के मेंबर्स का कंट्रोलिंग हेड कह लीजिए या गाइडलाइन हेड होता है बेसिकली, जिनको गाइडलाइंस देता है कि कब आना है, अटेंडेंस कब जरूरी है, बेसिकली अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड रखता है, बिल के ऊपर कैसी वोट डालनी है, किसके खिलाफ डालनी है, फेवर में डालनी है, अगेंस्ट में डालनी है, सारा काम विप करता है बच्चों, ठीक है जी। आगे देखिए, मेंबर्स मस्ट एडियर टू द विप्स डायरेक्टिव्स विद पोटेंशियल डिसिप्लिनरी एक्शंस फॉर नॉन कंप्लायंस। जितने भी पार्टी के मेंबर्स होंगे उनको अपनी विप की गाइडलाइन पर चलना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिया जा सकता है। इवन एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको डिस्क्वालीफाई तक भी करवाया जा सकता है बच्चों, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, लोकसभा, द चीफ विप इज द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होता है बच्चों, वही कौन होता है, हमारा चीफ विप। राज्यसभा के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स होता है वो राज्यसभा का चीफ विप होता है बच्चों।
क्लियर होगी बात? तो विप कौन है? विप बेसिकली एक आप कह लो मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, जिसका काम है अपनी ही पार्टी के मेंबर्स का अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना, बेसिकली किस दिन आना है, किस दिन नहीं आना है, किस बिल के फेवर में वोट डालना है, अगेंस्ट में वोट डालना है, सब कुछ वो बताता है बेसिकली। ठीक है जी। सो ही कीप्स अ चेक ऑन द मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, दैट इज विप। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड सबसे पहले देखिए समनिंग। ठीक है जी, समनिंग एक कंसेप्ट है, किस क्या गया है जो आर्टिकल 85 के अंदर दिया गया है। बेसिकली होता क्या है, द प्रेसिडेंट summons each house of parliament periodically or at a suitable location, suitable time आएगा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, each house must meet at least twice a year, the gap between two sessions must not exceed 6 months, there is no provision of the minimum number of days that the parliament is required to meet in a year। सम्मन करना मतलब हाउस की सेशन को बुलाना बेसिकली। ठीक है, कि लोकसभा राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा था, प्रेसिडेंट सम्मन कर सकते हैं दोनों हाउसेज को किस चीज के लिए, सेशन स्टार्ट करने के लिए। जैसे आर्टिकल 108 में जब हम जॉइंट सीटिंग पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जॉइंट सीटिंग का सम्मन, की जॉइंट सीटिंग बुलाई जा रही है तो सम्मन कौन भेजेगा? प्रेसिडेंट। क्लियर हुई बात? ठीक है, इसको बोलते हैं सम्मनिंग। अब देखिए हमारे यहां पर क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा यानी जो हमारे पार्लियामेंट है, इसके 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। अगर एक सेशन अभी खत्म हो गया मार्च में, अप्रैल में, किसी महीने में, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब प्रेसिडेंट सम्मन करेंगे लोकसभा और राज्यसभा को कि सेशन स्टार्ट कीजिए। इज इट क्लियर? तो एक हमारे 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 मंथ्स का। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आगे देखिए। और ये इसकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। तो 2 बार सेशन बुलाना जरूरी है। सेशन में आने के बाद कितने दिन का सेशन होगा, ये मिनिमम डेज का कोई नंबर वो नहीं है, बेसिकली फिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेशन क्या होता है? ए सेशन इज द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग एंड प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन फॉर लोकसभा। सो अगर 1 फेब को बेसिकली कोई सेशन स्टार्ट हुआ है और वो 31 अप्रैल को जाके 30 अप्रैल को जाके सेशन खत्म हो रहा है, तो उस दिन क्या होगा, यानी ये जो टाइम पीरियड है जब तक वो चला है, इसको सेशन कहा जाता है। क्लियर होगी बात? कौन कौन से सेशन होते हैं हमारे यहाँ पे बच्चों? सो देखिए हमारे यहाँ पे 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बजट सेशन, जो फेब से लेकर मई तक चलता है। फिर आता है मॉनसून सेशन, जो जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। और फिर आता है विंटर सेशन, जो नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। इज इट क्लियर? सो 3 सेशंस होते हैं हमारे यहाँ पे, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। उनकी टाइम पीरियड्स ये रहे यहाँ पे। डेट एग्जैक्टली कोई ऐसी फिक्स नहीं होती है, बट मंथ भी ऑलमोस्ट यही होती है। ये भी कोई फिक्स नहीं है, बट यही चलते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए रिसेस। रिसेस क्या होता है? ड्यूरेशन बिटवीन प्रोरोगेशन एंड व्हाट इज प्रोरोगेशन? प्रोरोगेशन होता है जब हाउस की वर्किंग खत्म हो गई है, तो यानी हाउस प्रोरोग कर दिया गया है। क्लियर होगी बात? तो उसको बोलते हैं हाउस का प्रोरोग हो जाना। हाउस की वर्किंग एंड हो गई है, अब अगला सेशन आएगा तो हाउस की वर्किंग स्टार्ट होगी। ठीक है जी। तो रिसेस क्या है? हाउस के वर्किंग खत्म होने और नेक्स्ट सेशन जब आएगा यानी रीअसेंबली के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको रिसेस कहा जाता है बच्चों। फिर है एडजर्नमेंट। अब ध्यान रखेंगे, हाउस को सम्मन करने की पावर और प्रोरोग करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। हाउस को एडजर्न करने की पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। क्या होती है ये पावर? देखिए, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन टर्मिनेट अ सिटिंग temporarily which can be for hours, days or weeks, pending business is resumed when the house basically reconvenes या दोबारा मिलता है हाउस। ठीक है। सो एडजर्नमेंट क्या होता है बच्चों? ऐसा आएगा कि भाई स्पीकर ने ना, जैसे लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर है। कि स्पीकर ने हाउस को एडजर्न कर दिया है, पर वो उसमें टाइम पीरियड बताया जाता है कि कुछ घंटों के लिए किया है, कुछ दिनों के लिए किया है, 1-2 हफ्ते के लिए किया है बेसिकली। तो जब टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है, यानी कि एक ये टेम्परेरी सस्पेंशन है हाउस की वर्किंग का, टेम्परेरी, तो उसको कहा जाता है कि हाउस को एडजर्न कर दिया गया है। इज इट क्लियर? वर्किंग रोक दी जाएगी। अब वर्किंग कब स्टार्ट होगी? जब हाउस रीअसेंबल करेगा। जितना भी टाइम पीरियड मेंशन था एडजर्नमेंट का, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, उसके दिनों के बाद जब हाउस रीअसेंबल होगा तो उसके बाद फिर से वर्किंग स्टार्ट होगी। दिस इज एडजर्नमेंट। क्लियर? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है भाई। नेक्स्ट, एडजर्नमेंट साइन डाई। साइन डाई क्या मतलब क्या हो जाता है? मींस इनडेफिनेट टर्मिनेशन ऑफ ए सिटिंग बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पेंडिंग बिल्स एंड बिजनेस रिमेन्स अनअफेक्टेड। ध्यान रखेंगे जी, एडजर्नमेंट अगर सिंपल एडजर्नमेंट हुई है तो मतलब टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया है कि हाउस की वर्किंग को कितने समय के लिए रोका गया है। एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब है कि इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए हाउस की वर्किंग को रोक दिया गया है।
अब टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं होगा, फिर नोटिफिकेशन ही आएगा कि भैया हाउस रीअसेंबल कीजिए। हो सकता है 10 दिन बाद आए, हो सकता है महीने बाद आए। इज इट क्लियर? तो एडजर्नमेंट टाइम फिक्स है, कितने दिनों के लिए वो किया गया सस्पेंड। एडजर्नमेंट साइंड आई, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए हाउस की वर्किंग को सस्पेंड कर दिया गया है। एडजर्नमेंट वर्ड अगर आया है तो पावर किसकी है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रोरोगेशन। अब देखिए जी, प्रोरोगेशन इज नोटिफाइड बाय प्रेसिडेंट। अभी मैंने आपको बताया था जी कि प्रोरोग हाउस को कौन करेगा? प्रेसिडेंट। एंड कैन ऑल्सो अकर वाइल द हाउस इज इन सेशन। It terminates both the sitting and session but does not affect pending business except for notices। ठीक है, देखिए प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि हाउस की वर्किंग को खत्म कर दिया गया है। इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए भाई सेशन चला था, है ना, मई तक सेशन पहुंच गया था, बट अब लगा कि हाउस की वर्किंग जो बेसिकली सेशन का काम था वो हो चुका है, तो अब सेशन को ज्यादा खींच के कोई फायदा नहीं है, तो सेशन को एंड कर दिया जाएगा। उसको कहा जाता है सेशन को प्रोरोग कर देना, हाउस की वर्किंग को प्रोरोग कर देना कहा जाता है। तो ये करेगा कौन? प्रेसिडेंट। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस बात को। सम्मन भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रोरोग भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। एडजर्न और एडजर्नमेंट साइंड आई कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब आता है डेजोल्यूशन। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको बेसिकली, ठीक है, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हमने पढ़ लिया कि जो लोकसभा है सिर्फ वही डिसॉल्व हो सकती है, एंडिंग इट्स करंट बेसिकली, और ये इररिवोकेबल है। अगर एक बार वो डिसॉल्व हो गई है तो फिर दोबारा इलेक्शन ही होगा बेसिकली, ठीक है। डेजोल्यूशन में अक्कर ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ इट्स टर्म। अगर 5 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया है तो लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, और बाय द प्रेसिडेंट्स डिसीजन। अगर ऐसा हुआ है कि 5 साल का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है और उससे पहले ही सरकार के पास मेजोरिटी नहीं रही बेसिकली, सरकार अब और दूसरी पार्टी के पास भी मेजोरिटी नहीं है बच्चों, ठीक है, तो ऐसे में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हाउस को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद री इलेक्शन होगा। एक बार डिसोल्यूशन हो गया तो फिर इररिवोकेबल है, उसको वापस नहीं लिया जा सकता, फिर री इलेक्शन ही होगा बच्चों। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखिए, लेम डक सेशन। ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई अभी रिसेंटली। द लास्ट सेशन ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा आफ्टर ए न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड, मेंबर्स हु आर नॉट री इलेक्टेड आर टर्म्ड एज लेम डक्स। बेसिकली क्या है कि जब 5 साल पूरे हो गए मान लीजिए लोकसभा के, तो चुनाव हो गया है ना, चुनाव होने के बाद पता लग जाता है ना कि कौन जीता और कौन हारा। तो चुनाव होने के बाद जो पहला सेशन आता है तो उसमें वो एमपीज जो पिछली बार एमपी थे पर इस बार एमपी नहीं बन पाए हैं, उनके लिए कंडक्ट किया जाता है लेम डक सेशन। काइंड ऑफ थैंक यू सेशन होता है कि आपने चलो लोकसभा को 5 साल सर्व किया, तो उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है क्या? लेम डक सेशन। तो वो एमपीज जो दोबारा नहीं चुने गए उनको क्या कहा जाता है? लेम डक्स। वर्ड याद रखना बस, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, कोरम। ये में भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने। मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड कितना है? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इन द एब्सेंस ऑफ कोरम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मस्ट एडजर्न और सस्पेंड द मीटिंग। भाई अगर आज हाउस की वर्किंग है, कोई बिल पास होना है, किसी भी तरीके से कोई इंपॉर्टेंट डिबेट है, डिस्कशन है, हाउस की वर्किंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उसको कहा जाता है कोरम। तो मिनिमम मेंबर्स हैं कितने? 1/10। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 543 का 1/10 वही दोबारा फिर से 55 मेंबर्स हम लेंगे, और राज्यसभा की बात करें तो 25 मेंबर्स। ये कोरम है कि इतने मेंबर तो सामने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने होने चाहिए। हाँ, इस 55 में लोकसभा का स्पीकर भी आ जाता है, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी काउंट होता है, तो सामने 54 मेंबर्स होने चाहिए बेसिकली, ठीक है, उसको कोरम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। हिंदी और इंग्लिश दो प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज है एमपीज के लिए। अगर वो बोल लेंगे अपनी बात को तो हिंदी में रख सकते हैं, इंग्लिश में रख सकते हैं। अगर किसी को अपनी मदर टंग में बेसिकली पार्लियामेंट में अपना सेशन वो बोलना है, अपनी बात करनी है, ठीक है, अपने बात रखनी है, तो फिर उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी होती है बच्चों। मदर टंग में बोल सकता है एमपी, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट साइड से है, कोई लद्दाख से है, कोई अपनी मदर टंग में बात करना चाहता है तो वो बोल सकता है, बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी होती है बच्चों। क्लियर होगी बात? ये था लैंग्वेज के बारे में, कोरम के बारे में। नेक्स्ट देखिए जी, हाँ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा इजीली समझेंगे वीडियो को, चाहे थोड़ा स्लो करके समझिए, रोक के पढ़िए, बट इसको समझना जरूरी है, ठीक है। पोजीशन ऑफ बिल्स रिगार्डिंग लैप्सिंग। किस बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है जैसे मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा की वर्किंग चल रही थी, है ना, कुछ भी ऐसा होता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है,
कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या कुछ और चीज होती है, तो कब हमारा, और उस समय पे कोई बिल चल रहे हैं हमारे, है ना, कोई किसी बिल का इंट्रोडक्शन हो चुका है, कोई लोकसभा से पास हो चुका है, कोई राज्यसभा से भी पास हो चुका है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर बाकी है, तो हम कुछ केसेस देखेंगे कि कब हमारा जो बिल है वो लैप्स कर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, और कब हमारा बिल खत्म नहीं होता है। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले हम देखेंगे बिल लैप्स, कि कब हमारा बिल लैप्स कर जाता है। ठीक है, सो देखिए, इफ पेंडिंग इन लोकसभा, इसका मतलब क्या है कि वो बिल कहां से पास हो चुका था, वो बिल राज्यसभा से पास हो चुका है, कहां पेंडिंग है, लोकसभा में, और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है। क्लियर होगी बात? तो वो बिल बच्चों लैप्स नहीं करेगा, और सॉरी वो बिल लैप्स कर जाएगा, बिल लैप्स, सॉरी वो बिल क्या कर जाएगा, लैप्स कर जाएगा। कब, क्या, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर कोई बिल राज्यसभा से पास होके आ चुका था पर लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो अब वो बिल लैप्स कर जाएगा। क्लियर होगी बात? अब नई लोकसभा आएगी तो राज्यसभा दोबारा पास करके भेजेगी, तो नई लोकसभा डिसाइड करेगी क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ पेंडिंग इन राज्यसभा बट पास्ड बाय लोकसभा, लोकसभा ने पास कर दिया था बट कहां पेंडिंग था, राज्यसभा में पेंडिंग था, अभी वो बिल पेंडिंग है। ठीक है, इस केस में भी बिल क्या कर जाएगा, आपका लैप्स कर जाएगा। तो दोनों को उल्टा ही है बस, अगर राज्यसभा से पास होकर लोकसभा गया था और लोकसभा डिसॉल्व होगी तो भी बिल लैप्स कर गया, अगर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा गया था, राज्यसभा में भी पास नहीं हुआ, वो सिर्फ गया है राज्यसभा में, पीछे से लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो उस केस में बिल क्या कर जाएगा, लैप्स कर जाएगा। कब लैप्स नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, बिल डज नॉट लैप्स इफ पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट। लोकसभा ने पास कर दिया था, राज्यसभा ने पास कर दिया था, बट प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर सस्पेंसिव विटो अप्लाई कर दी है, प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस भेज दिया है, तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो भी गई तो कोई बात नहीं, वो बिल लैप्स नहीं करेगा, नई लोकसभा आएगी, अगर दोबारा एज इट इज उस बिल को पास कर देती है लोकसभा भी और राज्यसभा भी, तो अब प्रेसिडेंट को उस पर अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? बिल पास हो चुका था लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से, राष्ट्रपति ने उसको वापस भेज दिया था। नेक्स्ट, इफ पेंडिंग इन राज्यसभा एंड नॉट पास्ड बाय लोकसभा, अभी वो बिल सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, वहां पे भी नहीं पास हुआ है, लोकसभा तक तो आया भी नहीं है बिल वो, तो अगर वो इंट्रोड्यूस ही हुआ, पास नहीं हुआ, तो फिर वो बिल लैप्स नहीं करेगा। नेक्स्ट, इफ ए जॉइंट सिटिंग इज नोटिफाइड बिफोर लोकसभा डिसोल्यूशन, ऐसा हुआ कि लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा ने उसको फेल कर दिया, मान लीजिए लोकसभा ने फिर से पास किया, राज्यसभा ने फिर से फेल कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, डेडलॉक। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लोकसभा है हमारी, वो प्रेसिडेंट को कहेगी कि भैया जॉइंट सिटिंग बुलाइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, राष्ट्रपति को कहेगी कि भैया जॉइंट सिटिंग बुलाओ, तो आर्टिकल 108 के अंडर प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे। अब अगर किसी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग बुला ली गई है ना, होनी बाकी है जॉइंट सिटिंग, अभी मान लीजिए 1 महीने बाद है, और इससे पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो वो बिल भी लैप्स नहीं करेगा। जब नई लोकसभा आएगी तो उसके ऊपर जॉइंट सिटिंग होगी। क्लियर बात? नेक्स्ट देखिए, इफ पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट अवेटिंग द प्रेसिडेंट्स असेंट, दोनों हाउसेस ने पास कर रखा है, लोकसभा ने भी राज्यसभा ने भी, बट प्रेसिडेंट की असेंट बाकी है, प्रेसिडेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, है ना, प्रेसिडेंट की टेबल पे पड़ा हुआ बिल वो, तो वो भी लैप्स नहीं करेगा। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो भी गई है तो भी वो बिल लैप्स बच्चों नहीं करेगा। क्लियर होगी बात? तो ये 4 केसेस याद रखेंगे जब बिल लैप्स नहीं करेगा, और ये 2 केसेस याद रखेंगे जब बिल हमारा लैप्स कर जाएगा। इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भैया, नेक्स्ट है डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, 1 सेकंड बस। नेक्स्ट देखिए जी, डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। अब हमने पार्लियामेंट का आउटलुक, बेसिकली बिल बुल के ऊपर में सब कुछ पढ़ लिया। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कैसे होती है, या सेशन की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कैसे होती है। ठीक है, सो देखिए, अगर सेशन स्टार्ट हो गया है और उसमें सुबह पहले दिन बेसिकली जो चीजें होती हैं सुबह के टाइम पे, है ना, वो क्या क्या चीजें, कहां से सेशन स्टार्ट होता है। सो देखिए बच्चों, सबसे पहले होता है क्वेश्चन आवर। सबसे पहले पहला 1 घंटा किसको दिया जाता है, क्वेश्चन आवर को। द फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग वाज डेडिकेटेड टू मेंबर्स आस्किंग क्वेश्चंस विद मिनिस्टर्स प्रोवाइडिंग आंसर्स, एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 में ब्रिटिशर्स बेसिकली ये प्रोविजन लेकर आए थे कि भैया आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। तब तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड नहीं थे, अब तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अलाउड है। सो क्वेश्चन आवर के अंदर जो ओपोजिशन के मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे मिनिस्टर से, और मिनिस्टर से उनका जवाब देना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन आवर। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के टाइप्स आगे, पहला है स्टार्ड क्वेश्चंस, रिक्वायर्स एन ओरल आंसर
सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड। स्टार्ड क्वेश्चन मतलब अगर उनके ऊपर स्टार है बेसिकली, आप ऐसे याद रखिएगा, स्टार्ड क्वेश्चन है वो, तो उसका ओरल आंसर देना पड़ता है हमारी मिनिस्ट्रीज को। बेसिकली जिस भी मिनिस्टर से सवाल पूछा गया होगा, जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो सवाल होगा, तो वो उसका ओरल आंसर देंगे। क्लियर होगी बात। और इसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, मतलब आगे से आगे उस पर सवाल किए जा सकते हैं। फिर आते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस, ये होते हैं जिसका रिटर्न आंसर देना पड़ता है मिनिस्ट्री को बेसिकली। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं, रिटर्न आंसर दिया जाएगा। हालांकि हमारे यहाँ पे इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि लोकसभा की हमारी रिकॉर्डिंग चल रही होती है वो लाइव बेसिकली संसद टीवी चैनल पे, तो ओरल क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछे जाते हैं, सो दैट पब्लिक को भी पता लगता रहे बेसिकली कि क्या बातचीत हो रही है लोकसभा के अंदर, है ना, जिसका जवाब देते हैं फिर हमारे मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस आंसर्ड ओरली ऑन लेस देन 10 डेज नोटिस बेसिकली। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का आंसर भी ओरली होगा और ये 10 दिन से कम नोटिस के टाइम पीरियड बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ड मतलब जिसका ओरल आंसर दिया जाएगा, अनस्टार्ड मतलब जिसका रिटर्न आंसर दिया जाएगा। स्टार्ड में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अनस्टार्ड में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आगे इससे रिलेटेड ही, अब इनको ना कुछ कलर के बेस पे कोड किया गया बेसिकली क्वेश्चंस को। देखिए स्टार्ड क्वेश्चंस को ग्रीन कलर से कोड किया जाता है, अनस्टार्ड को व्हाइट कलर से, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को लाइट पिंक से, और अगर प्राइवेट मेंबर्स ने क्वेश्चन पूछा है तो येलो। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं भाई, प्राइवेट मेंबर्स का, प्राइवेट मेंबर मतलब वो ऐसे एमपीज जो मिनिस्टर नहीं होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर्स, है ना। उनके क्वेश्चन को येलो कलर से बेसिकली अगर उनसे जवाब मांगा गया तो, ठीक है। और शॉर्ट नोटिस में लाइट पिंक, अनस्टार्ड में व्हाइट कलर और स्टार्ड क्वेश्चन में ग्रीन कलर बेसिकली। नेक्स्ट देखो जीरो आर, क्वेश्चन आर के जस्ट बाद होता है बच्चों जीरो आवर, ठीक है। एन इनफॉर्मल डिवाइस फॉर मेंबर्स टू रेज अर्जेंट पब्लिक इश्यूज, अर्जेंट पब्लिक इश्यूज इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर अंटिल द डेज एजेंडा स्टार्ट्स, इंट्रोड्यूस्ड इन 1962, नॉट मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर बेसिकली, है ना। सो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होगा, एक डिबेट का थोड़ा सेशन खत्म हो जाएगा, उसके जस्ट साथ ही स्टार्ट हो जाएगा क्या, जीरो आवर। क्लियर होगी बात। जीरो आवर के अंदर हमारे जो ओपोजिशन है बेसिकली वो अर्जेंट पब्लिक नोट इश्यूज को बेसिकली उठाएंगे, उन पे सवाल पूछेंगे, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर अंटिल द डेज एजेंडा। और हाँ ये भी याद रखिएगा हमारे सेशन का बच्चों डेली के एक एजेंडा होता है, ठीक है। हमारे लोकसभा के वर्किंग का, राज्यसभा का डेली एक एजेंडा सेट किया जाता है कि आज इसके ऊपर बात होगी, कल को इसके ऊपर बात होगी, फिर इस पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी। तो डेली का एक एजेंडा सेट होता है बच्चों, ठीक है। तो जब तक वो एजेंडा स्टार्ट नहीं होता है, पहले आ लेता है क्वेश्चन आवर, उसके बाद आ लेता है जीरो आवर, जिसमें फिर से पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर बेसिकली उठाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोशंस। अब दो तरह के क्वेश्चन आर होते हैं हमारे यहाँ पे, दो तरह के। वो पहले जो होते हैं बेसिकली इसमें मैटर उठाए जाते हैं, बोल कर ही कह लीजिए आप बेसिकली, क्वेश्चन आर और जीरो आर। उसके बाद आते हैं कुछ मोशंस, ठीक है। मोशंस लाए जाते हैं बेसिकली, ओपोजिशन लाएगा तो कुछ मोशन बनाकर, मतलब कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आएंगी ये चीजें, ठीक है। क्या है, डिस्कशन ऑन पब्लिक मैटर्स रिक्वायर ए मोशन विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कंसेंट। जैसे मान लीजिए भाई ओपोजिशन चाहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो, पॉवर्टी पे बात हो, किसी ऐसे मुद्दे के ऊपर बात हो, है ना, तो वो मोशन लेकर आएंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने कि हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन हो आज पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है जी। तो उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर फिर अपनी कंसेंट देता है कि हाँ इसके ऊपर बातचीत की जाएगी बच्चों। तो कितने तरह का मोशन होता है देखिए। सबसे पहले है सब्सटेंसिव मोशन। सब्सटेंटिव होता है इंडिपेंडेंट प्रपोजल ऑन सिग्निफिकेंट मैटर्स। कोई भी कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, है ना, किसी भी चीज का, महंगाई का, तो उसको कह देंगे कि वो एक सब्सटेंटिव मोशन है, किसी इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर उसको डिस्कस किया जाएगा, क्लियर, उसके ऊपर डिबेट चाहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसी को जगह आ जाता है सब्स्टिट्यूट मोशन। प्रपोजिशन अल्टरनेट टू रिप्लेस द ओरिजिनल मोशन। मान लीजिए यहाँ पे कोई XYZ किसी रिलेटेड चीज से मोशन लाए थे, फिर उसको रिप्लेस करने के लिए आते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन, कि नहीं इस पे नहीं, हम चाहते हैं इस पे डिबेट हो। सारे मोशंस को एक्सेप्ट या निग्लेक्ट करने की पावर किसके पास है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। फिर आ जाता है सब्सिडरी मोशन, लैक्स मीनिंग अलोन एंड रिलेट्स टू द ओरिजिनल मोशन। ये कहता है कि भैया इस जो ओरिजिनल मोशन था ना, इसके साथ जोड़ दो इस मैटर को, क्योंकि उसका अकेले से मैटर पूरा सोल्व नहीं हो रहा है, इसके साथ जोड़ दो आप इसको। क्लियर होगी बात। तो उसको कहा जाता है क्या, सब्सिडरी मोशन। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, सब्सिडरी मोशन। फिर आता है एंसिलरी मोशन। ये क्या होता है, रेगुलरली यूज्ड टू प्रोसीड विद बिजनेस। ठीक है, कि भाई जो बिजनेस चल रहा है उसके साथ रेगुलर यूज में चलता रहने दीजिए, इसी पे अपने टॉपिक को चलता रहने दीजिए, इसी पॉइंट पे डिबेट डिस्कशन को चलते रहने दीजिए। फिर आता है सुपरसीडिंग मोशन, सीक्स टू रिप्लेस अनदर इशू ड्यूरिंग डिबेट।
कि डिबेट के दौरान कोई दूसरा इशू है उसको भी लेकर आइए बीच में, हम चाहते हैं इसके ऊपर डिबेट हो बीच के अंदर ही, ठीक है ना भाई, कोई एक पर्टिकुलर चल रहा था, हम चाहते हैं उसकी जगह पे इसके ऊपर डिबेट हो, क्लियर होगी बात, तो उसको बोल देते हैं सुपरसाइडिंग मोशन। फिर एक होता है, ये अमेंडमेंट को छोड़ दीजिए आप यहाँ पे, ये 4 तरह के मोशन याद रखिएगा। सब्सटेंटिव यानी किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर हम चाहते हैं डिबेट हो, फिर उसको रिप्लेस करने के लिए आ जाता है सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्साइडरी आता है कि मेन इशू के साथ इसको ऐड कर दीजिए आप, ताकि दोनों के ऊपर डिस्कशन हो सके। एंसिलरी मोशन रेगुलरली यूज्ड टू प्रोसीड विद, कि जो बिजनेस चल रहा है उसके साथ ही चलने दीजिए, उसके साथ ही इसको ऐड ऑन कर देते हैं किसी भी एक इशू को बच्चों, ठीक है। और सुपरसाइडिंग इशू होता है कि जो अनदर इशू है उसको डिबेट के अंदर उसको रिप्लेस करके दूसरा इशू ले आना। तो ये कुछ तरह के मोशंस होते हैं जो सबमिट किए जाते हैं, जिनके ऊपर डिबेट डिस्कशन की डिमांड की जाती है, जनरली ओपोजिशन पार्टी के द्वारा बेसिकली, और इनको कंसेंट कौन देता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या होता है? A member moves this to cut short the debate. If approved, the matter is put to a vote. मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर कोई बिल है जो इंट्रोड्यूस हो रखा है, उस पर डिबेट डिस्कशन चल रही है ना। अब पहली बात तो ये याद रखिएगा, एक बिल के अंदर मल्टीपल मैटर्स भी हो सकते हैं, कि उसी बिल के अंदर एजुकेशन की बात भी हो रही हो, इरिगेशन की, वाटर की, हो सकता है वो कई चीजों को रिलेट करता बिल हो, या कई अलग अलग चीजें उसी के अंदर हो बेसिकली, ठीक है। तो क्लोजर मोशन क्या होता है? जब एक मेंबर इसको मूव करता है कि भैया बहुत हो गया डिबेट डिस्कशन इस मुद्दे के ऊपर, अगर वो क्लोजर मोशन लाता है और क्लोजर मोशन पास हो जाता है लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो फिर उस मैटर के ऊपर वोटिंग आ जाती है सीधा, और डिबेट डिस्कशन नहीं होती है। तो मतलब डिबेट डिस्कशन को क्लोज करने के लिए होता है क्लोजर मोशन, क्लियर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लोजर मोशन। अब देखिएगा, सबसे पहले है सिंपल क्लोजर। सिंपल का मतलब इनफ डिस्कशन हो गया है, अकड़, अब उसके ऊपर क्या कर ली जाए? वोटिंग कर ली जाए, बिल को पास या फेल कर लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, मतलब ग्रुप्स क्लोजेस फॉर डिबेट एंड वोटिंग, कि भैया एक बिल था, ये 4 मैटर के ऊपर सफिशिएंट डिस्कशन हो गया है, इन पे वोटिंग कर लीजिए, तो उसको बोल देते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कि उनको उनके ऊपर डिबेट बंद करो, उन पे वोटिंग करते हैं स्टार्ट, बाकियों पे डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट है कंगारू क्लोजर, इंपॉर्टेंट क्लोज इज डिबेटेड, अदर्स स्किप्ड। अगर एक बिल के अंदर 10 मैटर है, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट है, 5 ऐसे हैं जिन पे डिबेट करना कोई ज्यादा लाजमी नहीं है, तो फिर कंगारू क्लोजर ले आते हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, बाकियों को स्किप कर देते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूटिन क्लोजर। ये होता है अनडिस्कस्ड क्लोजेस वोटेड अलोंग विद डिस्कस्ड वंस ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। मान लीजिए टाइम कम है, सेशन की वर्किंग भी खत्म हो रही है बेसिकली, है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि भैया जिनके ऊपर डिबेट डिस्कशन हो गया वो तो हो लिया, उनको तो पास, उनको तो वोटिंग करनी ही करनी है। जिन पे रह गया है, नहीं हो पाया, उसको भी साथ में पास कर लीजिए, उन पे डिबेट डिस्कशन अब नहीं होगा क्योंकि समय की कमी है। इसको क्या कहा जाता है? ग्लूटिन क्लोजर। कंगारू क्या है? इंपॉर्टेंट पे डिबेट डिस्कशन करेंगे, बाकियों को स्किप कर देंगे इंपॉर्टेंट पे। ग्लूटिन में क्या है? जितनों पे डिबेट डिस्कशन हो गया, चाहे इंपॉर्टेंट थे चाहे नॉन इंपॉर्टेंट थे, जो रह गए तो रह गए, उन पे डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे, वोटिंग कर लेते हैं सबके ऊपर। क्लियर होगी बात? तो इसको कहा जाता है मोशन, और ये 4 तरह के बच्चों मोशन होते हैं, क्लियर हो। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट है बच्चों प्रिविलेज मोशन, ठीक है। प्रिविलेज मोशन, व्हाट इज प्रिविलेज? Raised when a member believes a minister has breached the privileges of the house by withholding or distorting facts aimed at censuring the minister. मान लीजिए किसी मिनिस्टर ने अपने काम के बारे में, अपने पॉलिसीज के बारे में कुछ बताया है ना, और ओपोजिशन को लगता है कि भाई ये गलत बताया गया है, बेसिकली ये गलत मैसेज दिया जा रहा है पब्लिक को, यानी ये जो इनको मिनिस्टर्स को बोलने की जो यहाँ पे अपनी बताने की पावर है, ये इसका मिस यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, और फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो ऐसे में उसके खिलाफ क्या लाया जा सकता है? प्रिविलेज मोशन, उस मिनिस्टर के खिलाफ बेसिकली, कि ये अपने प्रिविलेजेस का मिस यूज कर रहा है। क्लियर होगी बात? हालांकि कुछ होता नहीं है, इसको पास करवाना पड़ता है वही सिंपल मेजोरिटी से, और वहां तो लोकसभा में तो सरकार के पास तो मेजोरिटी होती है ना, तो बट लाते हैं शो करने के लिए कि देखो आपने गलत तो किया, पास हो ना हो एटलीस्ट पब्लिक नोटिस में बात आ जाती है। नेक्स्ट है कॉलिंग अटेंशन मोशन, मूव टू अलर्ट अ मिनिस्टर अबाउट अर्जेंट पब्लिक मैटर्स एंड इंडियन इनोवेशन सिंस 1954। ये एक मिनिस्टर को भेजा जाता है बेसिकली, एक मिनिस्टर को अलर्ट करने के लिए, ताकि वो अर्जेंट पब्लिक मैटर के ऊपर बेसिकली वो कर ले, थोड़ा उसका ध्यान आए कि भाई इस पे बात कर लो, बाहर के जो मैटर्स हैं, बाहर की जो चीजें हैं उन पे बाद में बात कर लेंगे। अगर उस समय देश में कोई हॉट मुद्दा है ऐसा जिस पे लोकसभा में बात होनी जरूरी है, तो उसको उसके ऊपर ध्यान लाने के लिए मिनिस्टर का, तो कौन सा मोशन लाया जाता है? कॉलिंग अटेंशन मोशन। क्लियर है जी? ये इंडियन इनोवेशन है जो 1954 में स्टार्ट की गई थी भाई। नेक्स्ट देखिए
एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? ड्रॉज अटेंशन टू अर्जेंट पब्लिक मैटर्स इंटरप्टिंग नॉर्मल हाउस बिजनेस नॉट अलाउड इन राज्यसभा एज इट इन्वॉल्व्स सेंसर। नॉर्मल हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, ऐसे में बीच में ले आते हैं एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है कि भाई हाउस की प्रोसीडिंग्स को अभी के लिए रोकिए और इस मैटर पे बात कीजिए। कोई भी पर्टिकुलर मैटर बीच में आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, पॉवर्टी आ जाएगा, कोई भी मैटर आ जाएगा, है ना। कोई इंटरनेशनल रिलेशन का मैटर है हमारा, वो मैटर की इस पे बात करनी जरूरी है इस टाइम पे बेसिकली। इट अलाउज अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, है ना। और डिस्कशन लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 hours and 30 minutes, कम से कम 2.5 घंटे डिस्कशन होती है। फिर उस पर अगर एडजर्नमेंट मोशन आया है किसी मैटर को लेकर तो रिक्वायर्स सपोर्ट फ्रॉम 50 मेंबर्स। पर ये कब सबमिट किया जाएगा? अगर मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होगा इसके ऊपर, तब एडजर्नमेंट मोशन सबमिट किया जाएगा बच्चों। तब उसके ऊपर 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा डिबेट और डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस मोशन, ए प्रोसीजर टूल फॉर एड्रेसिंग। ये थोड़ा मैं आपको अलग से बताता हूँ, इसमें लैंग्वेज थोड़ी टफ है। देखिए कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? जब एक रूलिंग पार्टी को अपनी मेजोरिटी साबित करनी है लोकसभा के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर में, किसी रूलिंग पार्टी को अपनी मेजोरिटी साबित करनी है, तो वो खुद लेकर आते हैं कॉन्फिडेंस मोशन कि अभी भी हमारे पास क्या है भाई। जैसे ऐसा मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझेंगे भाई, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 543 है। रूलिंग पार्टी जिसको भी बनना है बेसिकली, जिसको चुनाव जीतना है, तो कम से कम 272 मेंबर्स चाहिए होते हैं, 273 एमपीज का सपोर्ट चाहिए होता है आपको, है ना। तब आपकी सरकार बनती है। अब मान लीजिए किसी को 250 मेंबर्स मिले हैं, है ना, 250 एमपीज, और बाकियों को उससे भी कम मिले हुए हैं, है ना, कि किसी भी एक पार्टी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। तो उस केस में क्या होगा? प्रेसिडेंट 1 हफ्ते का टाइम, 1 महीने का टाइम दे देते हैं सभी पार्टीज को कि जो अपनी मेजोरिटी साबित कर दे। तो 1 महीने के अंदर अंदर फिर वो पार्टी जिसके पास सपोर्ट आ जाता है कुछ और एमपीज का, और वो नंबर अचीव कर लेते हैं 273 का, तो वो लेकर आते हैं कॉन्फिडेंस मोशन अपनी मेजोरिटी साबित करने के लिए। इज इट क्लियर? अपनी खुद की मेजोरिटी साबित करने के लिए रूलिंग पार्टी लेकर आती है क्या? कॉन्फिडेंस मोशन। क्लियर होगी बात बच्चों? तो यहां देखेंगे, ए प्रोसीजरल टूल फॉर एड्रेसिंग फ्रैक्चर्ड मैंडेट एंड गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, कि गवर्नमेंट स्टेबल है भैया, उसके एमपी बिके नहीं है, उसके पास जो 273 एमपी चाहिए बेसिकली वो है उसके पास, ठीक है ना। द प्रेसिडेंट मे रिक्वेस्ट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेजोरिटी इन द हाउस और गवर्नमेंट्स मे वॉलंटरली प्रपोज इट। इफ ए कॉन्फिडेंस मोशन फेल्स इट रिजल्ट्स इन द कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखेंगे जी, ऐसा हो सकता है राष्ट्रपति कहे कि भैया साबित करो अपनी मेजोरिटी को, कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आओ। ऐसा हो सकता है एक सरकार खुद भी आ सकती है कि भाई हम खुद साबित करना चाहते हैं। हो सकता है कोई अफवाह फैल गई हो कि भाई रूलिंग पार्टी के एमपी बिक गए हैं, वहां दिखे हैं, फलाना दिखे हैं, तो रूलिंग पार्टी भी अपनी मेजोरिटी साबित करने के लिए खुद भी ला सकती है कॉन्फिडेंस मोशन। इज इट क्लियर? पर हाँ, अगर कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो गया, जिस दिन आपको साबित करना था कि आपके पास 273 एमपी हैं, पर उस दिन आपके पास 273 एमपी काउंटिंग में नहीं हो पाए, तो फिर सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो कॉन्फिडेंस मोशन अगर फेल होता है, सिर्फ लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। अगर फेल हो जाता है तो रिजाइन करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाई। नेक्स्ट है बच्चों नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का आर्टिकल देखिएगा 75 एस्टेब्लिशेस। 75 क्या कहता है बेसिकली? एस्टेब्लिशेस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ए प्रिंसिपल सेंट्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, not explicitly mentioned in the constitution, moved under rules 198 of the rule of procedure. So no confidence motion constitution में mention नहीं है, rule of procedure के rule 198 के अंदर mentioned है। ये no confidence motion लेकर आता है opposition बच्चों। जब ओपोजिशन पार्टी को यह साबित करना होता है कि रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी हमारे पास है, तब वो लेकर आते हैं क्या? नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाता है लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ, चाहे हो कॉन्फिडेंस मोशन चाहे हो नो कॉन्फिडेंस मोशन, दोनों को पास किया जाता है सिंपल मेजोरिटी के साथ। क्लियर होगी बात? अगर वो पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से बच्चों, तो तब सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। जो रूलिंग पार्टी है उसको रिजाइन करना पड़ता है, मतलब ओपोजिशन के पास मेजोरिटी है, रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तभी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया, वरना पास होता ही ना वो कभी भी, अगर रूलिंग पार्टी पे मेजोरिटी होती तो। क्लियर बात? सो देखिए, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड रिक्वायर्स सपोर्ट फ्रॉम 50 मेंबर्स विदाउट नीडिंग टू स्टेट रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन, टारगेट्स द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉट इंडिविजुअल मिनिस्टर, इफ पास्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन।
क्लियर है जी? ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के खिलाफ आएगा, किसी एक मिनिस्टर का रिजाइन नहीं मांगा जाएगा, या किसी एक मिनिस्टर को थोड़ी कहेंगे अपनी मेजोरिटी साबित करो। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को यानी सरकार को अपनी मेजोरिटी साबित करनी है, कर पाए तो बढ़िया, नहीं कर पाए है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर? तो सार ये है बात का कि कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है रूलिंग पार्टी और नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है ओपोजिशन पार्टी। दोनों लोकसभा में ही आएंगे, लोकसभा में पास होंगे, सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। दोनों केस में सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो गया तो और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो दोनों केस में बच्चों रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेंसर मोशन। ये कुछ और टर्मिनोलॉजी है बेसिकली रिलेटेड, इसी से देख लेते हैं। मूव टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट पॉलिसीज require reasons for adoption, can be directed against an individual minister, a group of ministers or the entire council of minister. If passed in the Lok Sabha, the council of minister does not need to resign. So censor motion क्या है? सरकार की पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म करने का मोशन है ये। ठीक है जी, कि आपने ये जो पॉलिसी पास करी है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल पॉलिटिकल मूव है ये, इससे पब्लिक का कोई फायदा होने वाला नहीं है। सेंसर मोशन किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है, कुछ मिनिस्टर्स को जोड़ के 5-10 मिनिस्टर्स के खिलाफ भी आ सकता है, या पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के खिलाफ भी आ सकता है। हाँ, अगर सेंसर मोशन लोकसभा में पास हो जाता है, देखिए ये भी सिंपल मेजोरिटी से होगा, अगर पास हो जाता है तो सरकार को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है इस केस में बच्चों। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखिए मोशन ऑफ थैंक्स। अब देखिए जी, एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड आफ्टर एवरी फिस्कल ईयर, आउटलाइनिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज discussed in both the houses of parliament and must be passed. Failure to pass amounts to a defeat of the government. क्या है मैं बताता हूँ। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? देखिए आर्टिकल 87 के अंदर ना हमारे जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार पूरी की पूरी पार्लियामेंट को सम्मन करते हैं जब दोनों हाउसेज इकट्ठे बैठते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। ठीक है, कब कब? एक बार तो जब हमारे नए चुनाव होंगे, मतलब नई लोकसभा का गठन हुआ है, तो उसका जो पहला सेशन का पहला दिन होता है ना, उस दिन प्रेसिडेंट की स्पीच होती है बेसिकली, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों इकट्ठे बैठते होते हैं बच्चों। और दूसरा इंस्टेंस कब होता है? हर साल जब हमारा बजट इंट्रोड्यूस होता है तो बजट वाले दिन, पहले दिन, बजट सेशन का जो पहला दिन होता है उसमें पहली स्पीच प्रेसिडेंट की ही होती है बेसिकली, इसमें परमिशन देते हैं मिनिस्टर को कि आप बजट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो 2 बार स्पीच होती है ना, एक बार तो जब नई लोकसभा बन के आई तब, और एक बार हर साल बेसिकली बजट सेशन के पहले दिन, है ना। तो उसके बाद ना लोकसभा अपने हाउस में रह जाती है, राज्यसभा अपने हाउस में चली जाती है। दोनों हाउसेज के अंदर बच्चों एक मोशन ऑफ थैंक्स को पास किया जाता है, मतलब काइंड ऑफ राष्ट्रपति का धन्यवाद पास किया जाता है। अब देखिए इस जो ये राष्ट्रपति की स्पीच होती है ना, उसमें वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, है ना, अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, फ्यूचर एस्पिरेशंस के बारे में बताते हैं। बट ये स्पीच खुद राष्ट्रपति की लिखी हुई नहीं होती है भाई, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ही उनको लिख के दी होती है। तो प्रेसिडेंट इस स्पीच के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हैं। क्लियर होगी बात? इस स्पीच के लिए प्रेसिडेंट के ऊपर केस नहीं किया जा सकता कि आपने गलत बोला या ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कुछ गलत है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो नहीं है। तो ये जो प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, जो वो बोल कर गए हैं, सरकार के बारे में बता कर गए हैं, इसको फिर पास किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, जिसको कहा जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। पर अगर बच्चों मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में फेल हो जाता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। क्लियर होगी बात? देखिए 4 इंस्टेंस है जिन पे सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। एक तो है मनी बिल, अगर मनी बिल लोकसभा में फेल हो गया तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में फेल हो गया, सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया, क्योंकि ओपोजिशन लाया ना, पास हो गया तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में फेल हो गया तो भी सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। तो ये 4 इंस्टेंस है जिनके बाद लोकसभा को क्या करना पड़ता है, सरकार को क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है बच्चों। क्लियर होगी बात? ये था मोशन ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है नो डे येट नेम्ड मोशन। एक मोशन है जिसको एडमिट कर लिया गया है, पर स्पीकर ने अभी उसके ऊपर कोई शेड्यूल्ड डेट नहीं दी है कि उसके ऊपर डिस्कशन कब होगी बेसिकली। ठीक है, सिंपल सी चीज है, नो डे येट नेम्ड मोशन। एक मोशन है, कोई मैटर है जिसके अंदर जिसके ऊपर डिबेट होनी है पर डेट डिसाइडेड दी है, तो उसको क्या बोल देंगे, नो डे येट नेम्ड मोशन। नेक्स्ट है डायलेटरी मोशन। ये भी आसान सी चीज है, ए मोशन सीकिंग द एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट ऑन ए बिल, मोशन, रेजोल्यूशन कैन, भाई एक एडजर्नमेंट की वो बता दो ना, बेसिकली सीकिंग फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट।
कोई डिबेट चल रही है किसी बिल के ऊपर, उसकी एडजर्नमेंट करवानी है कि भाई बहुत कर रहे हैं डिबेट, अभी हमें टाइम चाहिए इसके ऊपर बेसिकली बिल को और थोड़ा देखने के लिए, डिस्कशन के लिए, है ना। तो उसके ऊपर एडजर्नमेंट की डिमांड हो रही है बेसिकली। किससे होगी एडजर्नमेंट की डिमांड? प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, ठीक है। कैन बी मूव्ड एनी टाइम आफ्टर ए मोशन इज मेड बट डिबेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मोशंस कंटेंट। मोशन का कंटेंट चेक किया जाएगा बेसिकली कि क्या कंटेंट है और क्यों डिबेट को रोकना चाहते हैं, उसी के बेस पे इसको सबमिट किया जाएगा। इफ डीम्ड एन अब्यूज ऑफ रूल्स द स्पीकर मे डिक्लाइन और प्रोसीड विद ए वोट। अगर लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, जानबूझ के इस बिल की डिबेट को शॉर्टकट किया जा रहा है, ठीक है, काटा जा रहा है, तो ऐसे में स्पीकर उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं और कहेंगे कि इस बिल के ऊपर वोटिंग कीजिए डायरेक्टली। क्लियर होगी बात? तो डायलेटरी मोशन होता है जब ओपोजिशन बेसिकली किसी बिल की डिबेट के ऊपर, वोटिंग के ऊपर क्या पास कर, एडजर्नमेंट मांग रहा होता है, ठीक है, एडजर्नमेंट। रूलिंग पार्टी भी मांग सकती है बट ऐसा नहीं करते हैं, उनको तो पता ही होता है कि बिल के ऊपर क्या होना होता है बेसिकली, तो उसके लिए होता है ये, ठीक है, डिबेट को एडजर्न करवाने के लिए। फिर है हाफ एन आवर डिस्कशन। इसमें कुछ ऐसे मैटर्स आते हैं बच्चों बेसिकली जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, उनको कुछ दिन दिए जाते हैं, जैसे 3 दिन दिया जाता है एक हफ्ते के अंदर फॉर सच डिस्कशन। कोई फॉर्मल मोशन या वोटिंग नहीं होती है इसके ऊपर, कोई भी मैटर मान लीजिए ऐसे पब्लिक इंपॉर्टेंस के, तो उनको हफ्ते में 3 दिन दिया जाता है। 3 दिन दे सकते हैं एक हफ्ते के अंदर जिसके ऊपर ऐसी डिस्कशन होगी बेसिकली, ठीक है, रेगुलर नहीं होगी ये। फिर है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ऑल्सो नोन एज 2 आवर डिस्कशन बेसिकली, ठीक है, वो हाफ एन आवर डिस्कशन है, ये 2 आवर डिस्कशन है। टाइम लिमिट इज 2 आवर्स। स्पीकर कैन एलोकेट 2 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। फॉर्मल मोशन और वोटिंग रिक्वायर्ड एस्टेब्लिश्ड इन 1953, ठीक है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होती है कि किसी बिल के ऊपर फटाफट से डिस्कशन करेंगे भैया, किसी ऐसे मैटर के ऊपर 2 घंटे के अंदर डिबेट डिस्कशन को निपटाएंगे और उसके ऊपर उसके बाद उसमें क्या कर देंगे, वोटिंग कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। जैसी वोटिंग होगी तो पास हो गया तो पास, फेल हो गया तो फेल, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है रेजोल्यूशंस। सो रेजोल्यूशन क्या होता है? ए सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल फॉर हाउस अप्रूवल एक्सप्रेसिंग डिसीजंस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स। मेंबर्स मूविंग रेजोल्यूशन कैन नॉट विड्रॉ विदाउट हाउस परमिशन। रेजोल्यूशन होता है जब आप खुद कोई रेजोल्यूशन लेकर आया है, कोई मेंबर लेकर आया है कि भाई इस मैटर के ऊपर डिबेट हो, डिस्कशन हो, वोटिंग हो, बेसिकली उसको रेजोल्यूशन बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, प्राइवेट मेंबर मतलब ऐसे एमपीज जो मिनिस्टर नहीं है, प्राइवेट मेंबर भी रेजोल्यूशन ला सकते हैं। मूव्ड बाय प्राइवेट मेंबर्स, डिस्कस्ड ऑन अल्टरनेट फ्राइडेज ड्यूरिंग आफ्टरनून सिटिंग्स, ठीक है। प्राइवेट मेंबर के रेजोल्यूशन को हर अल्टरनेट फ्राइडे पे, एक फ्राइडे छोड़ के डिस्कस किया जाएगा आफ्टरनून के टाइम पे बेसिकली, क्योंकि बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है इसमें। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है अगर तो मूव्ड बाय अ मिनिस्टर, वो मिनिस्टर लेकर आएगा। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन है, कैन बी मूव्ड बाय आइदर ए प्राइवेट मेंबर और ए मिनिस्टर, अराइजेस फ्रॉम प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये कुछ और बेसिकली अलग अलग तरीके हैं पार्लियामेंट के अंदर डिबेट डिस्कशंस के। यहाँ तक बात नहीं जाती है, जनरल जो हमारे मुद्दे होते हैं उनके ऊपर नॉर्मल प्रोसीडिंग्स के साथ ही हमारा काम चलता रहता है बच्चों, ठीक है जी। तो ये था पूरे का पूरा पार्लियामेंट का आपका चैप्टर, जिसमें मैंने आपको सारी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग समझा दी है। मोशंस कैसे आते हैं बेसिकली, ठीक है, कितने टाइप के मोशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजर मोशन वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और बाकी जो हमने पार्लियामेंट की वर्किंग को पढ़ लिया, सेशंस को पढ़ लिया, प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन, वोट ऑफ थैंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ठीक है, जो रेगुलरली एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था हमारे पास। आई होप सो कि वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। बाकी हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।